सीटेट 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े जैसे मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ मच्छर होते हैं तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर मच्छर हमें किस तरह से ढूंढ लेते हैं और हमारे पास आ जाते हैं और हमें काटने लगते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान कर लेता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट यहाँ से ये इतना है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यहाँ से इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक रोक कर आप देख लीजिए और बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए क्या करते हैं, वे अपनी गर्दन घुमाते ही आसपास देखते हैं। ये यहाँ से पॉइंट जितना भी है उसको नोट कर लीजिए। ये यहाँ से आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, यानी उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पे हुए कंपन को वह सुन पाता है। यहाँ से ये पॉइंट जितना भी है यहाँ से नोट कर लीजिए। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संकेत देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। इसी तरह मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब आगे जानते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। अब आगे जानते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से जान बचा पाए। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप लोग। अब आगे जानते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की
अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि महीनों तक दिखाई नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा छिपकली होती है, वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर दिखाई नहीं पड़ती है, और कब दिखाई देती है, जब उसे कभी सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी निकलती है, बाकी नहीं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। अब आगे जानते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह उस बाघ की मर्जी। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। एक ये पॉइंट होगा यहाँ से, और अगला ये पॉइंट हो गया। कौन सा? अब आगे जानते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे जानते हैं। बाघ हवा से पत्तियों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। हाथी को उसके दांतों से और ये यहाँ तक। अब आगे जानते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अभी इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड का हो जाएगा ये। अब आगे देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा है? घाना पक्षी विहार। आपसे ये भी पूछा सकता है बताइए निम्न में से कहाँ पर जानवरों या जंगल में शिकार करना मना है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन बन सकता है ऐसे। अब आगे जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में।
सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं, यानी सपेरों की एक प्रजाति होती है जिसको क्या बोला जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जानते हैं। नाग गुम्फन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि नाग गुम्फन के बारे में या कहाँ पर बनाई जाती है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जानते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए का एक उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन से जहरीले सांप हैं। तो नाग, करैत, दुबोइया ये हमारे क्या हो जाएंगे, जहरीले सांप हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। शिकारी पौधे। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और कितनी चतुराई से। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि इसका ढक्कन जैसा किस तरह से बना हुआ है। इसी ढक्कन के अंदर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और फिर उनको ये शिकार के रूप में ग्रहण कर लेता है। अब देखो यहाँ पर बताते हैं कि ये पौधे ज़्यादातर वहाँ उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आगे जानते हैं अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। ये पॉइंट यहाँ से लगाकर कहाँ से आपको बता दें, यहाँ से लगाकर, और ये इतना पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे जानते हैं। देखो एक कहावत दी हुई है, इससे एक पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन किस तरह से। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, यानी मिर्ची कहाँ से आई थी हमारी, दक्षिण अमेरिका से। अगला पॉइंट है टमाटर, मिर्ची, चाय, भिंडी, ये है कहाँ, अफ्रीका की हैं। इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। चाय असम की है। इसके बाद चीन से सोयाबीन। आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन किस देश से लाई गई है, तो सोयाबीन चीन से हो जाएगी। अब देख लेते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगीं। चलो देखें अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की कतारें लंबी होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने
के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ से कितना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता दें। यहाँ से लगाकर और ये इतना जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जानते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पानी से जुड़े कुछ रिवाज देखते हैं। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। पानी से जुड़े कई रीति रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल होता है। वैसे तो सभी महासागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये इतना नमकीन है कि अगर आप इसमें लेट जाएं तो आप जिस तरह से लेटे हुए हैं उसी तरह से लेटे रहेंगे, यानी आप उसमें डूब नहीं सकते। अब आगे जानते हैं दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के लिए बिना गुजारा कैसे होगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा कर नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को ज़मीन में क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप से पानी सूख जाता है और नमक क्या हो जाता है, उसी क्यारियों में बच जाता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो क्या हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। अब आगे जानते हैं मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, सिनकोना पेड़ की छाल से। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से जो पॉइंट है इतना, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे जानते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो, मच्छरों से आप बचाव किस तरह से कर सकते हैं जिससे आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को ढक दें या भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अगला है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगला पॉइंट है गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। अगर आप मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे जानते हैं, जब सुनीता 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। छोटी सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या,
उन्होंने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और तब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। अब आगे जानते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शेष आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।